हेलो एवरीवन। सभी बच्चों का जो डिप्लोमा कर रहे हैं या डिग्री में पढ़ रहे हैं उन सभी का स्वागत है। ये हमारा 24वां लेक्चर है। 24th अपनी सीरीज में लेके आए हैं। इसमें हम आपसे लिमिट स्टेट विधि के बारे में चर्चा करेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि आप इसको अच्छे से समझ सकें। तो लिमिट स्टेट में क्या मतलब होता है, लिमिट स्टेट का इसको समझने क्या है। जैसे कहते हैं ना, अपनी लिमिट में रहिए। आपको बोलते हैं कि अपने लिमिट में रहिए, मीन्स जैसे आप किसी चीज के अपनी मर्यादा, मर्यादा वर्ड है, मर्यादा का शब्द है, दैट इज लिमिट। जैसे बात करने में आपको एक लिमिटेशन बोलते हैं, लिमिट होना चाहिए, उस लिमिट से आप बाहर न जाएं। तो यहाँ स्ट्रक्चर के बारे में लिमिट्स क्या हो सकती है। एक तो इसकी सेफ्टी हो सकती है, सेफ हो। दूसरा जो पॉइंट है उसकी सर्विसेबिलिटी होगी। स्ट्रक्चर के सेफ होने का मतलब क्या होगा, सेफ्टी से क्या मतलब है कि लोड्स जो आ रहे हैं, लोड्स में क्या क्या फिनोमेना ये प्ले करेंगे, लोड्स की वजह से क्या क्या फिनोमेना हो सकती है। आपकी हो सकती है बेंडिंग, हो सकती है राइट, बेंडिंग हो सकती है, शियर हो सकता है, ठीक है, और टॉर्सन हो सकता है, रिवर्सिबल ऑफ स्ट्रेसेस हो सकता है, रिवर्सिबल ऑफ स्ट्रेसेस हो सकता है, कंप्रेशन हो सकता है, टेंशन हो सकता है, स्वे हो सकता है, स्वे हो सकता है, ओवरटर्निंग हो सकता है। तो सर्विस लोड के सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो भी स्ट्रक्चर अपनी पूरी लाइफ टाइम में इन चीजों से जहां पर डिजाइन है। दूसरा इन्वायरमेंट जो होता है, इन्वायरमेंट आपका है, इन्वायरमेंट, वेदर, इन्वायरमेंट में जैसे आपका सी वाटर है या ग्राउंड वाटर है या आपके रिएक्टिव एग्रेसिव सॉयल है आपका, या जो आपका कंडीशन है सीवियर, वेरी सीवियर या एक्सट्रीम का कंडीशन है, उसमें से कोई भी कंडीशन हो सकती है। ये सारी चीजें हो सकती है। तो यहाँ पर किसी भी स्ट्रक्चर की लिमिट स्टेट मेथड का मतलब ये हुआ कि उनकी ऐसी प्रोबेबिलिटी प्रायिकता की खोज की जाए जो एक्सेप्टेबल हो, आप एक्सेप्ट कर सके कि वो ऐसी प्रायिकता, ऐसी संभावना की खोज की जाए जिससे स्ट्रक्चर के फेल होने के पहले की लिमिट के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लें। हमें उस स्टेज तक स्ट्रक्चर को सोचें, उसके बारे में जानें कि इसमें एडवर्स कंडीशंस डिफरेंट चीजों में क्या हो सकता है और उसकी लिमिट क्या होगी। तो उस लिमिट के पहले जो हम डिजाइन करें कि लिमिट, उस लिमिट पे ना जाके उसके पहले फेलोर होने पहले जो स्ट्रक्चर को सेव करने के लिए हम जो तरीका अपनाए, वो हमारा तरीका क्या है, लिमिट स्टेट कहलाएगा। और ये लिमिट जो एक्सेप्टेबल है, जिसपे हम डिपेंड हो रहे हैं, लिमिट को ले रहे हैं, वो हमारा लिमिट स्टेट कहलाएगा। लिमिट स्टेट का मतलब हुआ कि दैट एक्सेप्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेबल लिमिट for the safety and serviceability before failure is called the limit state. Means the structure will not fail, the structure will not unfit, not fail, will not reach limit state, will not reach limit। वो जो परिकल्पना हम कर रहे हैं,
जो हमारी संभावना आ रही है कि जैसे मान लीजिए किसी सी बीच पे बहुत अचानक समुद्र तूफान आ जाए, वहां पर कोई स्ट्रक्चर है, मालूम नहीं है कब कौन सा तूफान आ जाएगा, तो उस तूफान के बाद भी वो स्ट्रक्चर आपका वहां उस लिमिट पर भी सस्टेन करता है, सस्टेनेबिलिटी बनी रहे, सेफ्टी बनी रहे। साथ ही साथ उनके ये जो पॉइंट है जो इनका हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं, ये इनके लोड से कंसर्न है, लोड से कंसर्न है। इनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में जो वेरिएशन हो सकता है, जो पैटर्न में चेंज हो सकता है, जो इम्पैक्ट हो सकता है, जैसे मान ली लाइव लोड है, डेड लोड है, इम्पैक्ट लोड है जो अचानक रुक गया, ये सारी चीजों को जो शामिल किया गया है, उनकी जो प्रोबेबिलिटी एक्सेप्टेबिलिटी लिमिट है उस पॉइंट पे, जबकि वो उस पॉइंट को ना पहुंचे, फेलोर होने के पहले जो हम लोग स्वीकार कर लें कि एडवर्स कंडीशन ये हो सकती थी, और इसके लिए स्ट्रक्चर जो इंटरनली अगर ये चीजें आएंगी, एडवर्स कंडीशन क्या आएगी, जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट, अचानक पुल ब्रिज बना हुआ है, उसमें आकर 8-10 गाड़ियां रुक जाती हैं क्योंकि जाम लगा हुआ है, तो गाड़ियों को उस एडवर्स कंडीशन में क्या है, पुल को सस्टेन करना चाहिए। तो ये एडवर्स कंडीशन लिमिट क्या है, इतने अचानक जो 95% प्रोबेबिलिटी है कि वो चीजें रिपीट नहीं होंगी या नहीं आएंगी, लेकिन हम ये मानते हैं कि कभी अचानक जब अगर आएगी तो वो उस चीज को भी सस्टेन करने में कामयाब होगी, वो उसकी लिमिट है। कहने का मतलब हुआ, जैसे सपोज ये मैन कैन कैरी 20 kg ऑफ लोड इजीली। नाउ इसकी क्षमता को अगर हम दोहन करें तो हम कर लेना 50 kg। नाउ 50 kg पर क्या है, ये किसी किसी समय ये संभावना आएगी, कभी रैंडमली आएगी इसको 50 kg, लेकिन प्रैक्टिस में 50 kg लेके नहीं चलेगा। तो दिस इज ए लिमिट। इस लिमिट के पहले जो काम हो, इसके पहले प्रोबेबिलिटी आप संभावना चेक करें कि वो कितना गहन कर सकता है। अब जो हम इस स्ट्रक्चर को या मैन को डिजाइन कर रहे हैं, वो 50 kg लेने की क्षमतावान तो रखता है, लेकिन इसे फ्रिक्वेंटली हम इसमें लोड इतना नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये ऐसा कर देते हैं, इस मैन को इतना मजबूत कर देते हैं कि अगर कहीं आएगा इंटरनली तो ये इस 50 kg के वजन को उठाने में सक्षम मान रहा है। जैसे कोई लेबर 50 kg की सीमेंट का बैग उठा रहा है, वो प्रैक्टिस में है तो उठा रहा है, उसकी लिमिटिंग वैल्यू जो होगी वो उठा रहा है। या पूरा इस काम करने वाले तो क्या हुआ, उस पैटर्न में उन्होंने उनकी प्रोबेबिलिटी उन्होंने लेबर की कर ली है कि उनकी लिमिट ये है, लेकिन 50 से 60 होगा तो उसके स्ट्रक्चर में डिफॉर्मेशन आ जाएगा। तो वो लिमिट जहां पर कि सस्टेन करके जो हमारा स्ट्रक्चर है सेफली उसको कैरी कर सके, वो पहुंच, वो अंतिम सीमा जहां पर कि जहां तक कि लोड के लिए या बेंडिंग मोमेंट के लिए, शियर के लिए, टॉर्सन के लिए वो उसको वहन करने में सक्षम हो और उसकी वजह से फेलोर या अनफिट न हो, वो क्राइटेरिया हम लोग अगर पहुंच जाएं, एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया पे पहुंच जाएं बिफोर फेलोर होने के पहले, तो उसका लिमिटिंग स्टेट या लिमिट स्टेट कहलाएगा। तो इस तरह से आप ये सोच सकते हैं कि किसी भी, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमारे जो जितने रिसोर्सेस हैं, नेचुरल रिसोर्स, उनका मैक्सिमम दोहन करना। मैक्सिमम दोहन करने का मतलब हुआ है कि जितनी हम क्षमता के साथ, जितनी उनकी प्रोबेबली क्षमता है, उन सबको एक्सट्रैक्ट कर लें। तो यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर जो सेफ्टी का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो इसमें उस पहुंच पर पहुंचते हैं कि जहां पर कि इनके लिमिटिंग, बिंडी का जैसे मान ली लिमिटिंग है, तो क्या होता है, लिमिट ऑफ कोलैप्स। लिमिट ऑफ कोलैप्स तो एक स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, या तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो सकता है या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो सकता है। प्लास्टिकली डिफॉर्म हो सकती है, तो प्लास्टिक और इलास्टिकली जो डिफॉर्मेशन होगा उसको, ये चीजें होने के बाद भी ये स्ट्रक्चर हमारा सेफ बना रहे, वो लिमिट पर हम जाएं, लेकिन इसके बाद भी स्ट्रक्चर इन चीजों को बर्दाश्त करने में, और जितने भी क्रिटिकल सेक्शन है, डिफरेंट क्रिटिकल सेक्शन हो सकता है स्ट्रक्चर में, क्रिटिकल सेक्शन सपोर्ट हो सकता है, मिड पॉइंट हो सकता है, उन सब के लिए भी ये सुरक्षित रहना चाहिए।
मतलब कितना भी एडवर्स कंडीशन आप क्रिएट करें उन सब के लिए वो सुरक्षित रहे। और जितने पीरियड के लिए डिजाइन किया गया है, इंटेंडेड लाइफ मान लीजिए 80 इयर्स के लिए डिजाइन किया है, तो 80 इयर्स तक इसकी सेफ्टी पर किसी तरह का इफ और बट नहीं होना चाहिए। दिस इज लिमिट, दिस इज लिमिट। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे शियर है, टॉर्सन है, बेंडिंग है, या आपका रिवर्सिबल स्ट्रेस है, या कंप्रेशन है, या टेंशन है, या स्वे है, या वॉल टर्निंग है, या इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से जो भी एडवर्स कंडीशन आए उनकी जो लिमिटिंग वैल्यू है फेलोर के पहले, उन सबको सहन करने में, सेफली उसको टेकअप करने में समर्थवान जो अगर हमारा स्ट्रक्चर है तो वो उसकी लिमिटिंग स्टेट का दायरे में कहा जाएगा। तो दो चीजें होंगी, ये आपका सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू है, दूसरा सर्विसबिलिटी है कि इसमें आपको प्राइमरी रूप में आपको दिखेगा दैट इज डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग, डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग, ठीक है, डिफ्लेक्शन और क्रैकिंग। तो डिफ्लेक्शन के लिए जैसे मान लीजिए स्पान टू डेप्थ रेशियो आपको बताया गया है 7:20:26, ये कैंटिलीवर के लिए हो गया, ये सिंपली सपोर्टेड के लिए हो, ये कंटीन्यूअस के लिए हो गया। फिर ये लिमिट हमको बताया गया है कि स्पान टू डेप्थ अगर ये है 10 मीटर तक के स्पान के लिए, तो हमारा डिफ्लेक्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। 10 मीटर से अधिक होगा तो उसको स्पान को 10 बाई स्पान को बुला करके और उसको मॉडिफाई। इसके अलावा इसमें कुछ और रिस्ट्रिक्शंस हैं जिनकी वजह से इस वैल्यू को हम लोग लिमिट स्टेट तक ले जा सकते हैं। ये हमारे पास इस तरह इनके क्रैक्स हैं। तो क्रैकिंग का मतलब ये हुआ कि क्रैक्स जो डेवलप हो तो उनको भी होना चाहिए कि एक्सेप्टेबल लिमिट के अंतर्गत हो। कोई भी रहने वाला उसको ऐसा ना लगे कि सेफ तो है, सेफ्टी है, लेकिन डिफ्लेक्शन और क्रैक ज्यादा से ज्यादा झूठ जा रही है बीम आपकी, लेकिन टूट नहीं रही है, मतलब वो लोड को वहन कर रही है लेकिन झुकी हुई ज्यादा दिख रही है, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। या उसमें क्रैक्स अगर मान लीजिए 3 mm 4 mm 5 mm के क्रैक्स आ रहे हैं, वो अभी आपको डिफरेंट विजुअल में अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो सारी चीज आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। दूसरा, दिस इज प्राइमरी डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग की जो लिमिट है उससे बाहर न जाने पावे, सेफ रहे, इससे भी सेफ रहे। इसके अलावा सेकेंडरी जो चीजें हो सकती हैं उसमें क्या आ सकती हैं, जैसे आपका फेटिग है, फेटिग हो सकता है, या आपको समझिए फायर हो सकता है, ड्यूरेबिलिटी हो सकती है, ड्यूरेबिलिटी हो सकती है, आपकी लॉन्जेविटी है, ड्यूरेबिलिटी है, डिफ्लेक्शन है, फैटिग है, या इस तरह की जो या आप कह सकते हैं कि और भी चीजें जो उसके शेप और साइज में चेंज करने की प्रवृत्ति रखती हो, जिसकी वजह से, जैसे फायर है, आप फायर लग जाएगा, फायर की वजह से नीचे नुकसान पहुंचना है, तो उसका भी रेजिस्टेंस हमें देखना है। तो अब इसमें सर्विलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू इसमें कि हम उस स्ट्रक्चर को अपने सेवा में उसके पूरे सेवा काल तक सर्विस हमें प्रदान करें, हमारी जो रिक्वायरमेंट है कि इसमें क्रैक्स या डिफ्लेक्शन की लिमिट के अंदर रहे, वो चीजें हमें प्रोवाइड करें, तो वो उसकी लिमिटिंग स्टेज में उस स्ट्रक्चर को हम लोग लिमिट स्टेट के रूप में देखेंगे। तो इस तरह से आप ये समझ सकते हैं कि हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो दो ही रिक्वायरमेंट है कि किसी तरह से हम ये जानने की कोशिश करें कि कैसे हम लोग ये डाटा इकट्ठा करें जिससे कि हमारा स्ट्रक्चर सेफ्टी एंड सर्विसबिलिटी में एक्सेप्टेबल लिमिट के अंदर रहे। सेफ्टी एंड सर्विसबिलिटी की जो फेलोर लिमिट है उसके अंदर रहे, माने हमारा स्ट्रक्चर कभी भी उस लिमिट स्टेट को ना पहुंचे और सेफ और सर्विसबिलिटी को प्रदान करने में सक्षम हो। तो ये प्रोबेबिलिटी की संभावना है एक्सेप्टेबल लिमिट प्रायिकता की, जिससे सेफ्टी और सर्विसबिलिटी जो फेलोर के पहले वाली स्टेज तक हमारा स्ट्रक्चर वहन करने में सक्षम हो, वो उसका लिमिट स्टेट कहलाएगा। दूसरा ये है कि जो डाटाज हम लेंगे, डाटाज लेंगे वो जनरली स्टैटिस्टिकल डाटा, इसको क्या बोलते हैं, आपका जैसे
स्टैटिस्टिकल डाटा जो होते हैं उनके ऊपर आप रिलाय मीन्स जो आपने परीक्षण किया है, जो आपने डिफरेंट जैसे प्रोबेबिलिटी का परीक्षण करके उससे आपने काम आया है, उस डाटा को लें और उस डाटा के हिसाब से आप चीजों को निर्धारित करें। अगर ये डाटा नहीं मिले तो डाटा का एक्सपीरियंस के आधार पर जो चीजें आपको मिली हैं, एक्सपीरियंस से या प्रैक्टिस करके प्रैक्टिकल करके उस डाटा को एक्सेप्ट करें, उन डाटा को ही आप लें। तो ये हमें इसमें ध्यान देना है कि इसका जो डाटा लेना है, स्टैटिस्टिकल डाटा लेना है, और अगर वो नहीं है तो एक्सपीरियंस के आधार पे हमें डाटा को इकट्ठा करना है, रिक्वायरमेंट्स को। कि जैसे कोई भी स्ट्रक्चर्स के बारे में आप पढ़ें, जो भी हम डिजाइन करें, चाहे जो करें डिजाइन, उसका जो है पूरा हमें हर चीज के बारे में जितने भी संभावित चीजें हैं उन सब का हमें स्टडी या डाटा होना चाहिए, जिसके माध्यम से हम उसको एनालाइज कर सकें। तो यहाँ पर ये सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी की बात आती है, सेफ हो गया। दूसरा, ये जहाँ तक हमारे इसका सर्विसिबिलिटी में डिफ्लेक्शन और क्रैक है, डिफ्लेक्शन के नाम दिए गए हैं, क्रैक्स के लिए कोड ने प्रोविजन किया है कि आप उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आगे चल के हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो वो क्रैक की जो सीमाएं हैं, वो कितना क्रैक्स है, वो उसके बारे में हम लोग यहाँ थोड़ा सा पॉइंट डिस्कस करेंगे। वो कहता है 3 mm, 2 mm, क्रैक 0.1 mm। ये 3 क्रैक्स की लिमिटेशन सीमाएं हैं, जहां की ये 3 mm से अधिक ना हो। जनरल टाइप में आपको जैसे कि एक्सेप्टेबल है कि 3 mm की वजह से किसी तरह का कोई आपको अनएक्सेप्टेबिलिटी नहीं दिखाई पड़ रही है, बाकी जनरल स्ट्रक्चर्स में आपको नहीं दिखाई दे रही है, तो उनके लिए आप 0.3 mm तक ले सकते हैं। लेकिन जहां पर आपको टेंसाइल क्रैक आ रहे हैं, टेंसाइल जोन है और उसमें क्रैक आपका आ रहा है, इस तरह का हो रहा है, और ये कंडीशंस हो रही हैं कि क्रैक्स आपको ऐसा लग सकता है कि ये से एडवर्स हो जाएगा या ये हमारे लिए एक्सेप्टेबिलिटी नहीं लग रही है, तो वहां पर 0.2 mm का प्रोविजन किया गया है। और थर्ड है जो सीवियर कंडीशंस के लिए हम लोग जो एक्सेप्टेबल लिमिट है वो 0.1 mm का ही क्रैक रखा गया है। तो कोड का जो प्रोविजन है उसके हिसाब से हम लोग तो ये टेंसाइल जोन में जो एक्सपोजर है वो वेदर की वजह से है, और ये सीवियर कंडीशंस जो आपकी हो रही है वो इन्वायरमेंट की कंडीशंस है, जो इन्वायरमेंट एक्सपोजर की कंडीशन की वजह से हो रही है। तो ये इनकी वजह से जो लिमिटेशन हम क्रैक की विड्थ का रखेंगे वो ये रहेगा। जनरल के लिए 3 है, अगर टेंसाइल जोन में वेदर वगैरह की वजह से होता है तो उसकी एक्सेप्टेबल 0.2 mm, और ये सीवियर कंडीशन होता है तो हमें इसकी 0.1 mm से ज्यादा की विड्थ को अलाउ नहीं करेंगे। तो इस तरह से और भी जो डिफरेंट टाइप के जो हमारे कंडीशंस हैं और एडिशनल जो लिमिट्स वगैरह की कंडीशन है वो भी इसमें हम लोग समाहित कर सकते हैं। जितनी संभावनाएं, जितनी चीजों के बारे में आप सोच सकते हैं, उन सब को मिला करके उनका कॉम्बिनेशन बना के इस स्ट्रक्चर को डिजाइन किया जाता है। और हमारा पॉइंट यही है कि प्रोबेबिलिटी ये खोज करनी है कि सेफ्टी और सर्विसिबिलिटी से हमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है, लेकिन ये सेफ्टी उनकी लिमिट स्टेट के फेलोर के पहले की जो एक्सेप्टेबल लिमिट है वो मिले मुझे, और सर्विसिबिलिटी में जो रिक्वायरमेंट है जैसे यहाँ पर दिया गया है उससे सीमा से ना जाने पाए, जिसमें क्रैक्स है, डिफ्लेक्शन है, आपका फायर है, फेटिग है, ड्यूरेबिलिटी है, या इन सब चीजों का कि जैसे आपकी कंक्रीट की मतलब खिसने ना पाए या आपकी ड्यूरेबिलिटी उस लाइफ पीरियड तक सस्टेन करे। तो इन सब चीजों का अगर हम कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे तो हमें ये एक्सेप्टेबल लिमिट स्टेट की मिल जाएगी जो हमारे डिजाइन के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो अभी तक हम ये डिस्कस कर रहे थे या हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि दिस इज ये एक तरह का मेथड हुआ जिसकी वजह से हम लोग इसको डिजाइन करते हैं।
तो अब ये इसमें इस संभावनाओं को खोजने के लिए कुछ पिन पॉइंट्स हैं जो हम दिमाग में रखते हैं। दैट इज वन इज योर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक लोड। दो चीजें हमारे स्ट्रक्चर में जनरली जब डिजाइन करने आते हैं, एक आता है मटेरियल जो हम यूज करते हैं, मटेरियल्स का की स्ट्रेंथ, मटेरियल्स स्ट्रेंथ। दूसरा जो है लोड। लोड, दो पॉइंट हमारे पास दिमाग में आते हैं कि जो मटेरियल हम यूज करें उसका स्ट्रेंथ किस पर आधारित होना चाहिए, और जो लोड हमारे संभावना में आने वाले हैं वो किसके ऊपर डिपेंडेंट या किसके आधार पर को लिया जाना चाहिए। तो ये दोनों जो फैक्टर्स हैं, मटेरियल स्ट्रेंथ और लोड फैक्टर, दोनों के लिए मटेरियल के लिए हम एक पार्शियल फैक्टर गामा एम और फोर्स या लोड के लिए हम गामा एफ का यूज करते हैं। दीज आर द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। तो जैसे गामा एम इज पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। जैसे मान लीजिए कंक्रीट आप यूज कर रहे हैं, तो कंक्रीट के लिए आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो स्ट्रेंथ है, जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है, उसमें कुछ फैक्टर आप सेफ्टी जैसे गामा एम को डिवाइड कर देंगे तो ये आपको ये कंक्रीट का डिजाइन लोड मिल जाएगा। क्या मिलेगा? डिजाइन स्ट्रेंथ। दिस इज योर डिजाइन स्ट्रेंथ, डिजाइन, दैट इज कॉल्ड द एफडी। डिजाइन स्ट्रेंथ एफडी इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय गामा एम, ये पॉइंट होता है। इसी तरह से स्टील के केस में आपका जो एफडी होगा, स्टील के केस में कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ या यील्ड स्ट्रेस इसको बोलो, अथवा 0.2% प्रूफ स्ट्रेस डिवाइडेड बाय गामा एम, कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी, पार्शियल सेफ्टी होगी। तो हम इन दोनों चीजों का चर्चा भी थोड़ा देर में रुक के करेंगे। तो कहने का मतलब हुआ कि इनकी अभिलाक्षणिक सामर्थ्य जो कि ये अपने किसी स्ट्रक्चर, जो इनका शेप है, जो इनका एक गुण है, उस गुण के जो अधिकतम सीमा में पराभव बिंदु को पहुंचे, उस बिंदु से नीचे की तरफ सेफ्टी लेकर के हम उस स्ट्रक्चर को लोड या स्ट्रेंथ लेने के लिए कहें। तो इस स्ट्रक्चर में कंक्रीट के लिए तो वी यूज गामा एम फॉर मटेरियल। मटेरियल हमारी कौन कौन सी है? मटेरियल्स आपकी कंक्रीट है और स्टील है। तो इन मटेरियल के लिए यहां प्रोविजन जो है कंक्रीट के लिए क्या है? जैसे कंक्रीट आप लेंगे एफसीके डिवाइडेड बाय 1.5 इक्वल्स टू 0.67 एफसीके। मान लीजिए ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू जो आई एक फैक्टर, ये इस तरह से अज्यूम करने के लिए कि स्ट्रक्चर को हमें डिजाइन करना है, तो ये जो प्रैक्टिकली हम साइट पे काम करते हैं, तो साइट पे काम करने में तमाम तरह की गलती भी हो सकती है, परफेक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि इनकी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, बल्कि हम अपने एनवायरमेंटल जो वहां पर कंडीशंस हैं वो भी इनको प्रभावित करती है, वर्कमैनशिप भी प्रभावित करती है, लेबर का काम करने का प्रभावित करती है, मशीन का भी कुछ एरर हो सकती है। इन सब वजह से हम ये वैल्यू को नहीं दे पाते हैं, और इस वैल्यू में अगेन जो है हम लोग इसको डिजाइन को डिवाइड करते हैं। तो 1.5 से ये आपका वैल्यू हमारे पास आ जाता है, दैट इज 0.446 एफसीके। दिस इज द वैल्यू, दैट इज अ वैल्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ फॉर कंक्रीट डिजाइन के लिए ये हमको लेना है।
ये हम लेंगे लिमिट स्टेट में। वी कैन टेक दिस, बट फर्दर देयर आर सम सर्कमस्टांसेस जिसकी वजह से हम इस वैल्यू को अगेन रिड्यूस करते हैं और इस तरह से इस वैल्यू को लेके हम चल रहे हैं। दूसरा, स्टील के केस में जो है जैसे Fe250 है, तो इसका एक निश्चित जो है डायग्रामेटिकली हम लोग काम करेंगे। तो इसमें क्या है कि इसका यील्ड स्ट्रेस कितना है, यील्ड स्ट्रेस 250 है, तो 250 में हम लोग एक 1.15 का डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 0.87 इंटू Fy के बराबर आ जाएगा। तो ये वैल्यू जो है हम लोग इसके माइल्ड स्टील की यूज। इसी तरह से HYSD में Fe415 में क्या करेंगे, दिस इज आल्सो 0.87 इंटू 415। तो ये वैल्यू हम लोग इसमें स्टील के, क्यों स्टील में और कोई फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं रिवाइज कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये कंट्रोल वर्कशॉप में कंट्रोल मशीन इक्विपमेंट के माध्यम से बनाई जाती है। इसमें इतना एरर या कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना कम है इन रिस्पेक्ट टू कंप्लीट, इसलिए इसमें डायरेक्टली इनके फैक्टर्स ऑफ गामा m 1.15 से डिवाइड करके प्राप्त कर लेते हैं। ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई? अब हम यहाँ चलते हैं कि 1 by 1 ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमें दो पॉइंट निकल के आया है। एक मटेरियल के स्ट्रेंथ में आया है डिजाइन वैल्यू जिसको बोलते हैं। तो डिजाइन वैल्यू में क्या है, पहला जो है मटेरियल्स के केस में है जो हमने अभी एनालिसिस किया है। मटेरियल्स में क्या है, दिस इज योर FD इक्वल्स टू F stress, that is characteristic strength divided by gamma n. F is F equal to characteristic strength of material, characteristic strength of material, and gamma m is partial safety factor. Partial safety factor. जबकि लिमिट स्टेट इज कंसीडर्ड। ये लिमिट स्टेट कंसीडर्ड क्यों लिखा गया है, इसलिए लिखा गया है कि आप वर्किंग स्टेट मेथड वाला फैक्टर ऑफ सेफ्टी ना यूज कर लें, इसलिए यहाँ पर लिखा है पार्शियल। और लोड्स के बारे में क्या होगा, लोड्स के बारे में कोड क्या कहता है, लोड्स के बारे में बोलेंगे डिजाइन लोड। वहां पर डिजाइन स्ट्रेंथ बोल रहे थे, डिजाइन मटेरियल के लिए FD को हम लोग बोल रहे थे FD इक्वल टू डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, FD इक्वल टू डिजाइन strength of the material। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो दो तरह के फैक्टर सेफ्टी यूज करेंगे, गामा या मटेरियल के लिए पार्शियल सेफ्टी, और दूसरा हम लोग यूज करें डिजाइन लोड। डिजाइन लोड क्या होगा, डिजाइन लोड इज नथिंग कैरेक्टरिस्टिक लोड डिवाइडेड बाय गामा F गामा F इज ए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड्स। तो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक लोड क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक लोड आप डिफाइन करना है। कैरेक्टरिस्टिक लोड क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक लोड वो लोड होता है जिसकी संभावना ये है 95% संभावना है कि ये इस तरह का लोड नहीं आएगा, केवल 5% हो सकता है कि ये लोड आए। आपका जो भी एडवर्स कंडीशन जो भी होगी, लेकिन 95% हमको संभावना है कि 95% हम संभावना में है
कि ये लोड हमारे जीवन काल में नहीं आएगा। 95% हम लोग सोच देते हैं। करेक्टरिस्टिक लोड आप लिख सकते हो, करेक्टरिस्टिक लोड means the value of load which has 95% probability not being exceeded during the life of the structure। तो कैरेक्टरिस्टिक लोड क्या है? Load is the load whose probability 95% not to exceed। कैरेक्टरिस्टिक लोड वो लोड है जिसकी प्रोबेबिलिटी है कि 95% इस लोड से अधिक लोड इसके लाइफ काल में नहीं आएगा। 5% के बारे में नहीं कह सकते, लेकिन 95% दैट इज द टर्म कैरेक्टरिस्टिक लोड मींस द वैल्यू ऑफ लोड which has 95% probability of not being exceeded during the life of structure। exceeded during life of structure। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक लोड, कैरेक्टरिस्टिक लोड इज दैट लोड whose probability is this that the 95% not to be exceeded this load। 5% के बारे में नहीं कह सकते, 5% हो सकता है ये चीजें। तो ये कैरेक्टरिस्टिक लोड हमारा है। इसलिए कैरेक्टरिस्टिक लोड के लिए या किसी चीज को जानने के लिए हमने आपको चर्चा किया था, वी कैन हैव IS 875 पार्ट 1, 2, 3, 4 and 5। पार्ट 1 for dead load, self load, this is imposed load, this is your wind load, this is snow load, this is a combination of load, combination of load। What about earthquake? IS 1893 is a code for UQ earthquake। तो लोड के पैटर्न में लोड की कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग ये चीजें इस्तेमाल करेंगे। दिस इज फॉर दिस। अब आता है ये कॉम्बिनेशन जो लोड आएगा वो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये एफडी हो गया, और डिजाइन लोड के लिए हम लोग जो यूज कर रहे हैं दैट इज यूजिंग एफ, दिस इज योर FD, एंड इस लोड के लिए भी FD कर रहे हैं। उसलिए स्ट्रेस से मतलब यहाँ लोड से मतलब हुआ FD इक्वल्स टू F इंटू YF, F इंटू Y, डिजाइन लोड इक्वल टू F इंटू YF। इसमें ये सॉरी इसमें डिवाइड नहीं करना है डिजाइन लोड में, इसमें मल्टीप्लाई करना है F से मल्टीप्लाई। कैरेक्टरिस्टिक लोड में हमें F is a characteristic load, F equal to characteristic load, ठीक है। गामा F is partial safety factor और FD is design force, डिजाइन लोड या डिजाइन फोर्स, डिजाइन लोड। ये आपका इसमें कॉम्बिनेशन आ गया। तो डिजाइन लोड इस तरह से हम लोग लेके चल रहे हैं, और अब हम ये कोशिश करेंगे कि इनका जब हम लिमिट स्टेट डिजाइन करेंगे तो यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन का लोडों का कॉम्बिनेशन लेंगे, क्योंकि हमें डिफरेंट टाइप के लोड्स के एडवर्स कंडीशन है, तो हम एक सजेस्टेड टेबल है उसको लेके चलेंगे। यहाँ पर हम लोग टेबल लेंगे पेज नंबर 68 पे। यहाँ है लोड, दिस इज टेबल 18 पेज नंबर आपका है 68, IS 456 2000।
इसमें टेबल में है आपका यहाँ पर एक साइड में लोड कॉम्बिनेशन, लोड कॉम्बिनेशन है आपका, लोड कॉम्बिनेशन है। दूसरा लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, जहां लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स लोड के बारे में। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, दिस इज लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। और वैल्यू ऑफ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, वैल्यू ऑफ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड्स, तो कॉम्बिनेशन क्या होगा, ये 1 है, ये आपका 2 है। तो 1 में क्या है, डेड लोड आप ले लो, और क्या लोगे, इम्पोज लोड। डेड लोड और इम्पोज लोड हमने लिया है, डेड लोड प्लस आईपीएल। तो यहाँ पर आ रहा है डेड लोड बाय 3 चीजें हम लिख रहे हैं कि इनके क्या फैक्टर आप सेफ्टी यूज करेंगे, डेड लोड के लिए, इम्पोज लोड के लिए और विंड लोड के लिए। यहाँ विंड लोड लिख रहे हैं, तो इसमें आपका आ जाएगा डेड लोड 1, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, और यहाँ पर भी आ जाएगा आपका कॉम्बिनेशन में डेड लोड डीएल, आईएल और डब्ल्यूएल। ये आपका हो जाएगा डब्ल्यूएल 5, 6, 7 आ गया, 7 चीजें आ गई। तो लिमिट ऑफ सर्विसिबिलिटी है ये, और ये लिमिट ऑफ कोलैप्स है। यहाँ पर अगर कॉम्बिनेशन लेंगे डीएल और आईएल का, तो 2 और 3 के लिए जो हम यूज करेंगे 1.5। विंड लोड के लिए जो यूज करेंगे वो हम यूज कर रहे हैं 1। सर्विसिबिलिटी में हम यूज करेंगे 1.0, 1.0, 1.0 सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट के साथ। सॉरी, यहाँ पर डैश क्योंकि यहाँ यूज कर लिया है, इसलिए डैश 2 बार नहीं यूज करेंगे, 1 बार। लेकिन डेड लोड आईएल सर्विसिबिलिटी के लिए एक टाइम्स 1 टाइम्स लेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप ये कॉम्बिनेशन लेकर चलेंगे जिसमें कि विंड लोड भी आपका आएगा, तो 1.5 लेंगे, दैट इज आप लोड जो लेंगे वो क्या लेंगे, 1.5 डीएल प्लस आईएल, ठीक है, प्लस विंड लोड आपका कॉम्बिनेशन में है, 1 टाइम्स विंड लोड हो सकता है। तो डेड लोड और विंड लोड इम्पोज लोड ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, इन दोनों का कॉम्बिनेशन को 1.5 से गुणा कर दे रहे हैं। और फिर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दूसरा कॉम्बिनेशन हम लोग रहे हैं डेड और विंड लोड। अगर डेड लोड और विंड लोड लेके चलेंगे तब कितना चीजें मानी जाएंगी। तो इसमें हम लोग लेंगे 1.5 तीनों के लिए, 1.5 R 0.9 डेड लोड लिया है। और आईएल के लिए हम लोग यहाँ डैश कर रहे हैं, आईएल के लिए R 0.9, दिस इज फॉर डेड लोड, क्योंकि डेड लोड ले रहे हैं, लाइव लोड को नहीं ले रहे हैं, लाइव लोड को छोड़ दिया हमने। और ये ले रहे हैं 1.5 यहाँ पर ले रहे हैं, और यहाँ ले रहे हैं डेड लोड को 1.0, इसको छोड़ दिया है, सॉरी इसको यहाँ 1.0। अगर लिमिट ऑफ कोलैप्स लेंगे तो 1.5
डेड लोड और विंड लोड का कॉम्बिनेशन लेंगे तो 1.5 और 0.9 इसकी जगह, ये ओवर ट्रेनिंग के केस में होगा। जब ओवर ट्रेनिंग का आएगा तब हम यूज करेंगे और ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा। दिस इज योर डेड लोड, दिस इज योर विंड लोड के कॉम्बिनेशन है, फिर दिस इज डेड लोड डैश और 1 यहाँ सर्विसिबिलिटी में यूज करते हैं। तीसरा कॉम्बिनेशन होगा डेड लोड IL और विंड लोड और अर्थक्वेक लोड, विंड लोड। तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन होगा इन तीनों के लिए, हमारा तीनों के लिए जो कॉम्बिनेशन होगा, दिस इज योर कॉम्बिनेशन, दिस इज योर कॉम्बिनेशन, दिस इज योर कॉम्बिनेशन। यहां से यहां तक दोनों के लिए ये हम लोग यूज करेंगे 1.2 तीनों के लिए, और यहां यूज करेंगे 1.0, 0.8, 0.8। तो यहां पर आप ध्यान दो, यहां समझने की कोशिश की जाए कि आइदर वी कैन टेक कॉम्बिनेशन 1, ये मान लीजिए कि डेड लोड प्लस IL ले लें, इम्पोज लोड ले लें। तो जब डेड लोड IL लेंगे तो 1.5 से गुणा कर देंगे और विंड लोड हमारा जो है वो 1 ही होगा, सेम वही रहेगा, और डेड लोड 1 यहाँ सर्विसिबिलिटी में और विंड लोड यहाँ पर डैश हो जाएगा, नहीं लेंगे कॉम्बिनेशन में। इसी तरह से जब हम यहाँ पर 1.5 डेड लोड प्लस IL ले रहे हैं, 1.5 this is dead load plus W, dead load plus WL, we are taking 1.5 कॉम्बिनेशन में इन दोनों का 1.5 ले रहे हैं, और यहाँ जब ले रहे हैं तो यहाँ पर इनका भी कॉम्बिनेशन 1.5 है, 1.5 है, लेकिन 1.5 में आपका जो डेड लोड है वो 1.5 यहाँ 9 भी हो सकता है ओवर टर्निंग के केस में, टर्निंग केस में। और यहाँ जो तीनों कॉम्बिनेशन लिए हैं, डेड लोड दिस इज 1 जहाँ की 1.5 यूज कर रहे हैं, और डेड लोड प्लस विंड लोड है तो यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं 1.5 और डेड लोड के लिए 0.9। और जब तीनों कॉम्बिनेशन ले रहे हैं DL प्लस IL प्लस विंड लोड या अर्थक्वेक लोड, तो यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं 1.2 ले रहे हैं। और सर्विसिबिलिटी, इस सर्विसिबिलिटी के लिए जो लोड का कॉम्बिनेशन है दैट इज DL प्लस 0.8 इंटू IL प्लस 0.8 इंटू W विंड लोड और अर्थक्वेक लोड, ये कॉम्बिनेशन सर्विसिबिलिटी के लिए यहाँ पर आ रहा है। तो ये जो कोड का प्रोविजन है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। EL की जगह पर अगर अर्थक्वेक है तो EL की जगह आपका अर्थक्वेक लोड आ जाएगा, EL पर WL, यहाँ पर WL या EL हो सकता है, दो में से एक हो सकता है, अर्थक्वेक लोड हो सकता है और यहाँ WL में EL हो सकता है, ये सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, दोनों कभी नहीं आएंगे, ये करें। For the limit state of service, the value gamma given in this table are applicable for short-term effect, while assessing the long-term effect due to creep and dead load and that part of light load likely to be permanent may only be considered. ठीक है, the value is to be considered when stability against overturning or stress reversal is critical. तो ये 0.9 तब करेंगे जब रिवर्सिबल स्ट्रेसेस क्रिटिकल है या ओवरटर्निंग है, तो ये 0.9 का इस्तेमाल करेंगे। तो आगे जब चीजें प्रॉब्लम आएंगी उनको हम लोग समझेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। इसके अलावा जो पॉइंट हम लोग एनालिसिस में ध्यान रखेंगे वो कुछ इस तरह से है।
तो यहाँ डिस्कशन ये हो गया कि हम कंक्रीट के लिए जो मटेरियल्स के लिए कंक्रीट के लिए जो गामा एम यूज कर रहे हैं वो 1.5 है। स्टील के लिए जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो 1.15 है। दिस इज 1.5 है। तो इसके अलावा इसके अलावा क्या है, ये थोड़ा सा पॉइंट है जो हम डिस्कस करना चाहेंगे। एनएलसी शार्प स्ट्रक्चर, इसमें एक चीज का ध्यान देना है मुझे कि जो डिफ्लेक्शन का क्राइटेरिया है वो पेज नंबर तो चले जाते हैं। डिफ्लेक्शन दो चीजें ध्यान देना है एनालिसिस में। डिफ्लेक्शन का the final deflection due to all loads due to all loads including temperature creep, loads creep, temperature creep, shrinkage, and cast level of support, supports of floor, slab, roofs and other horizontal member, member should not normally exceed span by 20, span by 250। ये केस 1 है जिसमें लोड शामिल है, और अगर लोड ना हो, क्रीप है, श्रिंकेज है, टेम्परेचर है, इनकी वजह से जो आप लोग कॉम्बिनेशन करोगे वो होगा स्पेन बाई 350 और 20 mm बीचेबल इंजीनियर्स। This is for this
A, this is for what you call creep shrinkage temperature के द्वारा आफ्टर इरेक्शन ऑफ पार्टीशन वाल के पहले जो है श्रिंकेज में परिवर्तन होगा, इसलिए इरेक्शन के पहले की नहीं, इरेक्शन के बाद की बात की जा रही है। और ये जो वेरिएशन इनकी वजह से जो होगा वो स्पिन बाय 350 या 20 mm विच वायरलेस। तो ये दो चीजें याद करिए, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ, इसमें क्या है, लोड प्लस अदर्स में क्या है, श्रिंकेज है आपका, क्रीप है और टेम्परेचर है, या सी है, या एस सी टी इसके साथ है, और ये केवल एस सी टी है। एस सी टी में स्पिन बाय 350 या 20 mm है, तो जब लोड इसके कॉम्बिनेशन कर दिया तो ये जो है स्पिन बाय 250 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी जो आप सिंपली सपोर्टेड के लिए चीजें हैं 10 मीटर के लिए, वो दो आपको एजीटी लागू कर दी। तो ये हम थोड़ा यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। इसके बाद बाकी और चीजें, सिंपली सपोर्टेड बीम है या इस तरह की और चीजें हैं, तो इसके लिए लिमिट हमारा जो दिया है वो हम लोग कर रहे हैं, और डिजाइन जब करेंगे तो उस समय हमारे पास आएगा। अभी हम लिमिट स्टेट में और एक चीजें, दो तीन चीजें और डिस्कस करनी है। एक टॉपिक है ये हमारा पहला पॉइंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस टू बी मेंटेन्ड। इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस टू बी मेंटेन इन इक्विलिब्रियम। नंबर हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा है अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड एट इन सेक्शन ऑफ ए मेंबर इज नॉट लेस देन 70% ऑफ मोमेंट एट द सेक्शन obtained from elastic maximum moment diagram covering all appropriate combination of load. The ultimate moment of resistance, जो मान लीजिए अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे आता है, लोड फैक्टर में आप गुणा करके 1.5 से जो लोड है और सब्ट्रैक्ट करके उससे जो निकालते हैं, वो जो अल्टीमेट मोमेंट रेजिस्टेंस है वो आप फाइंड आउट करते हैं। तो द अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड section is not less than 70% moment at the section obtained from elastic maximum moment, 70% from elastic maximum moment diagram, max moment diagram
at that section. Ultimate moment resistance at section is less than, is not less than 70% from elastic maximum moment diagram at that section. तो कहीं सेक्शन में अगर आप यू मार की वैल्यू जो होगी वो उस सेक्शन पर जो इलास्टिक जो आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करेंगे लोड के लिए हिसाब से उसके 70% से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 70% के लिए वो डिजाइन होना चाहिए। दिस इज वन थिंग जिसमें कि सारा लोड का कॉम्बिनेशन शामिल है। लोड का कॉम्बिनेशन है कि the ultimate moment of resistance provided in the section of member is not less than 70% of moment at that sector obtained from elastic maximum moment diagram covering all appropriate combination of load। ये जो हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा किया गया होगा वो सभी लोड का कॉम्बिनेशन होगा। इसमें डेड लोड प्लस विंड लोड प्लस आपका आईएल का कॉम्बिनेशन के साथ जो हमारा डायग्राम ड्रा किया गया हो, जो भी डायग्राम आपका आता हो वो तो जिस सेक्शन पे लेंगे उस सेक्शन मान ये सेक्शन ले रहे हैं तो जो यहाँ वैल्यू आई है उसका 70% से कम पर हमको डिजाइन नहीं करना है। अल्टीमेट जो मोमेंट है यू मार। थर्ड पॉइंट है the elastic moment at any section in a member due to particular combination of shall not be reduced by more than 30%। तो जो आप यहाँ मिल रहा है लोड जो भी आएगा ये मोमेंट आएगा m शुड नॉट बी रिड्यूस, इसका रिडक्शन जो होगा वो 30% से ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा ना होगा इलास्टिक कॉम्बिनेशन से होगा that is reduced by more than 30% of the largest moment given anywhere by the elastic maximum moment diagram for a particular member covering all appropriate combination of। एक चौथा पॉइंट है 30 पर चौथा पॉइंट है कि xu by d plus del m by 100 less than or equal to 0.06। This is your term। xu is the depth of neutral axis, depth of NA neutral axis, d is equal to effective depth and del m is percentage reduction in moment। This is a section where the moment capacity after reduction less than that from the elastic maximum moment diagram. The following relation shall satisfy। Section where the moment capacity after redistribution is less than from the elastic maximum moment diagram। तो अगर रिडिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद भी इलास्टिक मोमेंट से इसकी कम आ रही है तो वो इस हिसाब से गवर्न होगी। अब यहाँ तक ही हम अभी सीमित करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट में हम लोग इसके एजेंशंस के बारे में और इसके डिजाइन करने के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर क्लास। थैंक यू।